गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को मैं क्लास 9 की गृह विज्ञान बता रही थी, जिसमें से मैंने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर दिया है, गृह विज्ञान के क्षेत्र तत्व। आज नंबर है व्यवस्था की परिभाषा, गृह और परिवार में संबंध। ठीक है, और मैं इसमें से ये स्वास्थ्य पूरा, प्राथमिक चिकित्सा पूरा फिनिश कर चुकी हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, चलिए अपनी वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सेकेंड चैप्टर है, व्यवस्था गृह और परिवार के संदर्भ में, मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम एंड फैमिली। देख लेते हैं कितने पेज का है, उसके अकॉर्डिंग फटाफट ख़त्म करना चाह रही हूँ, क्योंकि 10th स्टार्ट करना चाह रही हूँ मैं। तो देख लीजिए इसमें प्रस्तावना, गृह भी मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। गृह ऐसा स्थान है जहाँ मानव अपने संपूर्ण जीवन का 3/4 भाग व्यतीत करता है। प्राचीन काल में आदि मानव जंगलों एवं गुफाओं में रहा करता था। विज्ञान के आविष्कारों से धीरे धीरे मनुष्य ने अपने निवास स्थान को सुविधाजनक और आरामदेह बनाने का प्रयास किया। अपने परिश्रम और बुद्धि कौशल से उसे अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुएं भी अपने स्थायी निवास स्थान पर सुनियोजित कर ली, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन सुगम और आनंदमय होता चला गया। ठीक है, दिख रहा आप लोगों को साथ। मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिवार में रहता है। परिवार अपने रहने के लिए गृह का निर्माण करता है। गृह में उसे सुरक्षा, विश्राम, स्नेह, विश्वास एवं सुख शांति की अनुभूति होती है, परंतु ये सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि गृह व्यवस्था का संचालन कुशल हो। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्यवस्था का अर्थ क्या है। व्यवस्था या प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जो आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट में, जो आज फिर से पढ़ाऊंगी, जो योजना के रूप में प्रकट होती है तथा योजना के अनुरूप ही संपादित एवं नियंत्रित होती है। व्यवस्था के रूप में योजना का कार्यान्वयन लक्ष्य प्राप्ति का उत्तम साधन बन जाता है। व्यवस्था के क्या लिखा है, व्यवस्था के रूप में योजना का कार्यान्वयन, मतलब मैनेजमेंट अगर सही है, उसके अनुरूप आप योजना बना रहे हैं, उसे कार्यान्वित कर रहे हैं, तो आपकी लक्ष्य की प्राप्ति क्या होती है, उत्तम हो जाता है। उसे प्राप्त करने में ये साधन बन जाते हैं। डेविस महोदय ने कहा कि व्यवस्था कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। यह मुख्यतः एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कार्य के नियोजन, संगठन एवं सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के कार्यों के नियंत्रण से संबंधित है। किसी कार्य को पूरा करना ही व्यवस्था नहीं है। यह किसी कार्य को पूरा करने होने के साथ ही समाप्त नहीं होती, वरना यह एक सतत प्रक्रिया है। मैनेजमेंट कैसी प्रक्रिया है, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। यह किसी लक्ष्य की प्राप्ति तक तो चलती है, उसके साथ ही अगले लक्ष्य के प्रबंध में व्यस्त हो जाती है। व्यवस्था का अर्थ, व्यवस्था से तात्पर्य है उचित प्रबंध करना। कोई संस्था हो, कोई समारोह हो या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, उचित प्रबंध तथा व्यवस्था पर ही उसकी सफलता निर्भर करती है। उदाहरण आपको पता है ना, प्रबंधन हर क्षेत्र में होता है। जो मैनेजमेंट की क्रिया है वो क्या होती है, विश्व में सार्वभौमिक यूज किया जाने वाला एक शब्द है, प्रयोग में लाने वाला एक शब्द है। इसमें कुछ प्रोसेस है जो हर क्षेत्र, हर एरिया में उपयोग होता है। उदाहरण, किसी विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलाने और बालकों को ठीक से शिक्षा देने के लिए आवश्यक है कि स्थान और उस पर ठीक हो या उपस्कर ठीक हो या योग्य अध्यापकों का प्रबंध हो। यह सब व्यवस्था ठीक से करने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होता है। इसी प्रकार घर को सुखद, शांति और प्रसन्नता से पूर्ण बनाने का उत्तरदायित्व गृहिणी का होता है। ईंट, सीमेंट आदि से मकान तो इंजीनियर के निरीक्षण में राजगीर और मजदूर बना देते हैं, किंतु उस मकान को अपना और अपने परिवार का घर बनाने का पूरा कार्य गृहिणी का होता है। क्यों? क्योंकि भावनात्मक शब्दों का जुड़ाव होता है। गृह व्यवस्था का अर्थ, गृह व्यवस्था से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसे परिवार के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन व क्रियान्वित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, गृह व्यवस्था कहते हैं। गृह व्यवस्था से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसे परिवार के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित व कार्यान्वित किया जाता है। एक कुशल गृहिणी गृह व्यवस्था को नियोजित रूप देकर अपने परिवार के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करती है तथा परिवार में उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग करके सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। प्राचीन समय में व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा साधन दोनों सीमित थे। व्यक्ति का जीवन बड़ा सरल था। गृहिणी को गृह व्यवस्थापन के संचालन में कोई कठिनाई नहीं होती थी। वर्तमान समय में जितनी व्यक्ति की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, विज्ञान में उतने ही असीमित साधन भी उपलब्ध करा दिए गए। आज गृहिणी के लिए
आज गृहिणी के लिए गृह व्यवस्था का आकार उत्पन्न अत्यंत जटिल हो गया है। गृह व्यवस्था के लिए उसे बड़े विवेक से साधनों व विधियों का चुनाव करना पड़ता है। गृह व्यवस्था की परिभाषा J.M. हार्से के अनुसार गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। कोजिन लिखा है, कोजिन है, उत्तम गृह वह होता है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति एवं घर के विभिन्न कार्यों को कम से कम समय, धन व शक्ति खर्च करके पूरा करते हुए पारिवारिक जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाया जा सके। गुड जॉनसन ने क्या कहा कि गृह व्यवस्था सभी देशों में अधिक सामान्य व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं, वह अधिकांशतः धन का उपयोग करते हैं, वह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डार्से ने क्या कहा, परिवार को प्राप्त साधनों का नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन करके परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति करना गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था कहलाता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, गृह व्यवस्था गृह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सीमित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। गृह व्यवस्था को निकिल एवं डार्सी के शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से परिवार के साधनों के प्रयोग का नियोजन, नियंत्रण एवं क्या है, मूल्यांकन है। पारिवारिक जीवन चक्र की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में गृह व्यवस्था को ऐसा मुख्य साधन बताया गया जिसके द्वारा परिवार अपने पारिवारिक जीवन चक्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन सूत्र के रूप में प्रकट होती है। जैसा कि उपयुक्त परिभाषाओं से भी स्पष्ट होता है, गृह व्यवस्था केवल कार्य की समाप्ति या लक्ष्य प्राप्ति ही नहीं है, यह सारी प्रक्रिया व्यवस्थित होनी चाहिए। इसका आयोजन कुशलतापूर्वक बनाई गई योजना के अंतर्गत होना चाहिए तथा इसका क्रियान्वयन परिवार के सभी साधनों की समुचित एवं समन्वित प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। इस पर नियंत्रण भी आवश्यक है ताकि अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ ही सभी सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि भी प्राप्त हो सके। गृह व्यवस्था के पद एवं सोपान, तो देख लीजिए कौन कौन से सोपान है, चरण कह सकते हैं। उपयुक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि गृह व्यवस्था के 3 प्रमुख पद या सोपान है, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। वैसे क्या होता है, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो नियोजन, प्लानिंग, अनुभवों के आधार पर किसी समस्या, प्रॉब्लम पर विचार करना, अपने चिंतन, तर्क व कल्पना के द्वारा उस समस्या के समाधान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों, अल्टरनेटिव्स का पता लगाना तथा उन विकल्पों के आधार पर व्यवस्था की रूपरेखा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। नियंत्रण क्या होता है, जिसे कंट्रोल कहते हैं। व्यवस्था के नियोजन के अनुसार कार्य करना ही नियंत्रण कहा जाता है। व्यवस्था के नियोजन के अनुसार कार्य करना क्या कहलाता है, तो नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण में पारिवारिक साधनों तथा स्रोतों का उचित एवं व्यवस्थित उपयोग, सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना भी सम्मिलित है। यह आवश्यक है कि नियंत्रण में समय समय पर जांच होती रहे तथा उस जांच से प्राप्त परिणामों के आधार पर परिवार के सभी सदस्यों तक बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था में लोच लाया जा सके। नियंत्रण में परिवार के सभी सदस्यों के बीच समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। अगला है मूल्यांकन, जिसे क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। पिछली व्यवस्था के मूल्यांकन के आधार पर ही नई व्यवस्था को उचित रूप में सफलता की ओर अग्रसर कराया जा सकता है। पिछली व्यवस्था के अंतर्गत की गई त्रुटियों अथवा भूलों को दोहराने के स्थान पर पूर्व व्यवस्था में प्राप्त सफलताओं का भली प्रकार लाभ उठाया जाए, यही मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या है, तो उद्देश्य है। गृह व्यवस्था के उपयुक्त पद एक दूसरे के पूरक है। गृह व्यवस्था के जो उपयुक्त पद है क्या एक दूसरे के पूरक है। एक पद के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। एक पद एक के बाद एक स्वतः ही आती रहती है और व्यवस्था का चक्र चलता रहता है। इस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों की मूल आवश्यकताओं से लेकर उनके रहन सहन के स्तर तक के संपूर्ण प्रबंध के लिए नियोजन, उचित नियंत्रण, सफलताओं का उचित मूल्यांकन होना आवश्यक है। गृह प्रबंध एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी ओर से निपुणता और सफलता प्रदर्शित हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा साधनों का समुचित उपयोग होता है। यह प्रबंध एक ऐसा प्रबंध होता है जिसमें मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, आराम की व्यवस्था और रहन सहन के स्तर को उचित स्तर तक उठाने का प्रयास करना भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अनेक पक्ष होते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, कार्य व्यवस्था, पारिवारिक सुख आदि। इन पक्षों का उचित स्तर तक ध्यान रखा जाना चाहिए। गृह प्रबंध की समुचित व्यवस्था के माध्यम से ही एक गृहिणी की सूझबूझ और कुशलता का संकेत मिलता है। वस्तुतः इन्हीं गुणों के संपन्न गृहिणी एक सफल गृह प्रबंध कर सकती है।
अगला टॉपिक है गृह व्यवस्था के उद्देश्य। आपने तत्व देखा, उसकी परिभाषा देखा, अब क्या देखना है, इसके उद्देश्य क्या है। तो गृह व्यवस्था द्वारा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। नंबर 1, गृह वातावरण को उत्तम बनाना। नंबर 2, सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में क्या, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारे विकास। पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय, जिसके लिए आप बजट बनाएं और क्या करें, अपने बजट के अनुसार अपने आय व्यय का ध्यान रखें, उसी के अनुसार कार्य करें, वही होता है। देखिए यहाँ लिखा है, पारिवारिक बजट में कुछ न कुछ बचत के प्रावधान को अवश्य माना जाता है। इससे भावी जीवन सुरक्षित बनता है तथा पारिवारिक समृद्धि भी वृद्धि होती है। कार्य कुशलता, गृह व्यवस्था का यह उद्देश्य भी होना चाहिए कि गृह के विभिन्न कार्य इतनी कुशलता से किए जाएं कि जिससे परिवार के धन, समय और श्रम की बचत हो। विश्राम तथा मनोरंजन का भी इसमें प्रयोग हो, जिससे क्या हो, काम में बोरियत, बोर्डम न आए। ठीक है। समाज सेवा, प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के साथ समाज का, समुदाय से भी संबंधित होता है, अतः गृह कार्य इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे परिवार के सदस्य अपना कुछ समय समाज सेवा, अन्य आत्मीय जनों के संपर्क में निकाल सके, एक दूसरे के घर जा सके, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी बन सके तथा धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों से आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सके। अगला है गृह व्यवस्था के सिद्धांत। एक कुशल गृहिणी को गृह व्यवस्था उचित ढंग से चलाने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। उसमें पहला क्या है, गृह कार्य व्यवस्था के सिद्धांत। परिवार के सभी सदस्यों को अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार उनकी पूर्ति करना सफल गृह कार्य व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। गृह कार्य व्यवस्था के सिद्धांत। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। गृह व्यवस्था में उचित व्यय करते हुए कुछ न कुछ बचा लेना ही अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का आवश्यक पहलू है। इसके लिए बचत को उचित माध्यम से विनियोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। अगला है श्रम एवं समय की बचत के सिद्धांत। गृहिणी में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह कार्य करते समय श्रम एवं समय की बचत करे ताकि बचे हुए समय का किसी अन्य प्रकार से उपयोग किया जा सके। अगला चौथा नंबर है अवकाश एवं मनोरंजन के सिद्धांत। गृहिणी को गृह कार्य करने के पश्चात शारीरिक एवं मानसिक थकान होती है, अतः उसे आराम की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ अवकाश के समय मनोरंजन भी आवश्यक होता है। मनोरंजन किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, जैसे पत्र, पत्रिकाएं, अखबार, सिनेमा, टेलीविजन आदि। गृह व्यवस्था के साधन। गृह व्यवस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। साधनों के अभाव में उन कार्यों को कर पाना असंभव है। साधन इस प्रकार है, गृह व्यवस्था के साधन, भौतिक साधन, मानवीय साधन और क्या, सार्वजनिक साधन। तो भौतिक साधन को अमानवीय साधन भी कहते हैं। उसमें क्या है, पहला घर की बनावट तथा उपयोग की स्थिति, पारिवारिक आय और आधुनिक यंत्र एवं उपकरण भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। मानवीय साधन के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की संख्या, रुचि, व्यवहार व मनोवृत्ति, ज्ञान व प्रवीणता। और सार्वजनिक साधन के अंतर्गत विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, बैंक, डाकघर, बीमा निगम आदि, यातायात के साधन, धार्मिक स्थल, विद्युत, टेलीफोन से संबंधित कार्यालय। भौतिक साधन। गृह व्यवस्था द्वारा व्यक्ति की मौलिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जैसे मकान बनाना, भोजन तैयार करना, वस्त्र सिलना, धोना, घर की सफाई आदि। ठीक है। गृह व्यवस्था में कोई न कोई पदार्थ या साधन आवश्यक है। बिना खाद्य सामग्री, बर्तन या ईंधन के हम भोजन नहीं पका सकते। बिना कपड़ा, सुई धागा, कैंची, मशीन से वस्त्र नहीं सिल सकते। गृह व्यवस्था में धन एक प्रमुख साधन है। मानवीय साधन। इसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों का सहयोग आता है। अकेले गृहिणी समस्त कार्य नहीं कर सकती। परिवार के अन्य बड़े छोटे सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए और प्रत्येक सदस्य से उसकी रुचि, योग्यता, सामर्थ्य के अनुसार ही सहयोग मांगना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक सदस्य से उसकी रुचि, योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार ही सहयोग मांगना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखें। जिस परिवार में गृहिणी ऐसा पारस्परिक सहयोग प्राप्त करती है, वहाँ गृह व्यवस्था में कभी कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। ऐसा सहयोग भी भारतीय परंपरा में संयुक्त परिवारों में ही अधिक मिल पाता था। वृद्धा सास साग सब्जी काटने में, ससुर बाजार का सामान लाने में अथवा बच्चों को पढ़ाने में, बड़े लड़के बैंक, डाकखाने आदि का कार्य करने में, नंदे या बड़ी अविवाहित कन्याएं घर में सफाई, सज्जा, सिलाई, बुनाई आदि करने में। इस दृष्टि से संयुक्त परिवारों का अपना अलग महत्व था, किंतु आज की अर्थव्यवस्था में तथा विभिन्न कारणों से संयुक्त परिवारों की प्रणाली समाप्त होती जा रही है और एकांकी परिवार अधिकतर पाए जाते हैं। इनमें पति पत्नी और उनके बच्चे ही रहते हैं। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं उनका सहयोग मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। गृहिणी को स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता। केवल पति ही पत्नी परस्पर सहयोग करके गृहस्थी गाड़ी चलाते हैं।
सार्वजनिक साधन शिक्षा संस्थाएं, अस्पताल, डाकखाना, बैंक, यातायात के साधन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। बच्चों की शिक्षा का भार शिक्षा संस्थाओं द्वारा उठाया जाता है। रोगी की चिकित्सा अस्पताल में होती है। सभी लोगों के पास निजी वाहन की सुविधा नहीं होती, अतः सरकारी एवं यातायात साधनों का उपयोग करना होता है। पत्र व्यवहार करके धन को रखते और बचत के विनियोग में डाकखाने, बैंक सहायक होते हैं। इन सब के ज्ञान से ही गृहिणी इनका समुचित लाभ उठा सकती है। गृह की कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते भी कितना है, 2 पेज है, खत्म करेंगे आज ये भी चैप्टर। गृह की कार्य बहुत, वैसे भी क्लास 9th की बुक ने क्या किया, बहुत टाइम ले लिया, अब 10th लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। गृह की कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, गृह की कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो गृह की स्थिति, घर का स्थिति कैसी है, तो गृह का निर्माण कैसे स्थान पर है, वह किस प्रकार का है, यह दोनों बातें घर की व्यवस्था को प्रभावित करती है। घर से बाजार, स्कूल, कॉलेज, डाकखाना, बैंक, अस्पताल, गृह स्वामी का कार्यस्थल कितनी दूर है, इन सब बातों का प्रभाव भी गृह की व्यवस्था पर पड़ता है। घर में परिवार के सदस्यों के लिए जितना स्थान है उसके अनुरूप ही कमरों का प्रबंध करना पड़ता है। शौच गृह, स्नान गृह आदि का जैसा प्रबंध होता है वैसे ही उनकी सफाई आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। परिवार का संगठन, परिवार छोटा है तो कार्य आसानी से हो जाएगा, परिवार बड़ा है तो लोगों के सहयोग की जरूरत होगी, लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर घर में क्या होगा, विरोध पैदा होगा। परिवार का सहयोग, वही बताया आपको, आय व्यय का संतुलन रखेंगे तो आपका क्या होगा, बजट संतुलित रहेगा, अच्छा रहेगा। आप बचत भी कर सकते हैं तो उसे बचत का बजट कहते हैं, ठीक है। रहन सहन का आपका स्तर, आप बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं तो पैसे बचाना मुश्किल है, ठीक है। और अगर मतलब जितनी आय उससे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो पैसे बचाना मुश्किल है, और अगर बैलेंस बना के चलेंगे तो अच्छा है, ठीक है। उपयुक्त यंत्र उपकरण, कार्यस्थल इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप टीवी का प्रयोग कर रहे हैं, फ्रिज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। गैस चूल्हा हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, मिक्सर हो गया, ये सब चीज़ों की बात इसमें कही जा रही है। गृह विज्ञान का ज्ञान और कार्य कुशलता, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, करने में कुशलता होनी चाहिए, किसके अंदर, गृहिणी के अंदर। रुचि होनी चाहिए, देख लीजिए स्त्री की अपनी अभिरुचि का भी उसकी गृह व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। उसकी रुचि कलात्मक है या नहीं, वह गृहस्थी के कार्यों में रुचि लेती है या बाहर के कार्यों में, जीविकोपार्जन में, यह सब बातें उनकी गृह व्यवस्था को प्रभावित करती है, ठीक है। परिवार के अन्य सदस्यों की अभिरुचि का प्रभाव भी गृहस्थी की व्यवस्था पर पड़ता है। गृहिणी की सबकी आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान रखकर उसके अनुसार प्रबंध करना होता है। एकांकी परिवार में पति पत्नी की भी पसंद और रुचि कई बातों से भिन्न हो सकती है। सुव्यवस्थित घर में सभी को सुख सुविधा, शांति और आनंद प्रदान करना होता है। कहने का मतलब गृहिणी की रुचि की बात की जा रही है। गृह व्यवस्था के कुशल संचालन में बाधाएं क्या क्या आती हैं, तो देख लीजिए। एक कुशल गृहिणी अपनी गृह व्यवस्था को बड़े व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करती है, नियंत्रण, कार्य, मूल्यांकन के द्वारा परिवर्तन करके अधिकतम सफलता की प्राप्ति करती है। परंतु गृह संचालन की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन कार्य है, जिसमें प्रायः गृहिणियां सफल नहीं हो पाती। असफलता के कारण क्या है, तो पारिवारिक समन्वय और अनुशासन का अभाव। जिस घर में क्या होगा, मतलब कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय बना के चलने की भावना नहीं होगी, और क्या होगा, डिसिप्लिन का अभाव होगा, वो फैमिली का क्या होता है, गृह व्यवस्था में क्या होती है, बाधा उत्पन्न करती है। लक्ष्यों के ज्ञान का अभाव, अगर गृहिणी को यही नहीं पता है कि हम किस लक्ष्य के लिए योजना बना रहे हैं तो भी उसका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए लक्ष्य पहले बनाया जाता है और व्यवस्था बाद में। उपलब्ध साधनों की अनुविज्ञता, आपके घर में मिक्सर तो है, आपके प्रेशर कुकर तो है, आपके घर में गैस तो है, चूल्हा तो है, लेकिन आपको यूज़ करने का तरीका नहीं पता, तो वो भी क्या है, असफलता का कारण है। कार्य कुशलता की कमी, कुछ परिवार इतने धनी होते हैं जिनके पास साधनों की कोई कमी नहीं होती, इधर योजना बनाए उधर साधन उपलब्ध हुए, परंतु साधनों के उपयोग की विधि का ज्ञान होने में असफलता ही मिलती है, जो आपको मैं बताई हूँ। विभिन्न समस्या और उनका समाधान, गृह व्यवस्था एक जटिल प्रक्रिया। गृह व्यवस्था कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया। और कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया। और कैसी प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। इसे कितनी ही कुशलता से किया जाए परंतु कभी कभार गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब कभी परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अपने विवेक से शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें हल करने का प्रयत्न करना चाहिए, अथवा किसी चतुर गृहिणी या किसी विशेषज्ञ से परामर्श ले लेना चाहिए। अगला क्या है, गृह व्यवस्था की आवश्यकताएं एवं महत्व। आपने अब तक बाधा देखा, अब क्या देख रहे हैं, महत्व। क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों इसकी आवश्यकता है। उचित कार्य, परिवार की सुख समृद्धि चौमुखी विकास के लिए गृह व्यवस्था अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर परिवार की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति उनके अनिवार्यता क्रम में भी की जा सकती है। गृह व्यवस्था के आधार पर ही परिवार के रहन सहन का स्तर उठाया जा सकता है। गृह व्यवस्था निम्नलिखित उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1, उचित कार्य व्यवस्था।
ठीक है। गृह व्यवस्था की आवश्यकता और महत्व क्या है? तो उचित कार्य व्यवस्था, परिवार के सभी सदस्यों की अनिवार्यता और आवश्यकताओं की उचित योजना बनाकर सबके सहयोग से उनकी पूर्ति करने हेतु गृह व्यवस्था आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आरामदायक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी उपयुक्त गृह व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार की व्यवस्था से ही परिवार के प्रत्येक सदस्य का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है तथा इसी से पारिवारिक सुख एवं समृद्धि संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। किससे? उचित कार्य, मतलब सिस्टमैटिक जो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं वो कैसा हो? सिस्टमैटिक हो। उचित अर्थव्यवस्था, सिंपल सी बात है, आप बजट बना करके कार्य करेंगे, संतुलित बजट बनाएंगे, बचत का बजट बनाएंगे तो क्या होगा? उससे भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्लस क्या होगा? मतलब अपने भविष्य के लिए भी कुछ धन बचा कर रख सकते हैं। श्रम की भी बचत होगी। योजनाबद्ध तरीके से अगर कार्य किया है, जैसे आपने जैसे किचन का काम कर रहे हैं, वहीं पे अगर बगल में आपने फ्रीज लगा दिए तो आपके समय की क्या होगी? बचत होगी। आपने फटाफट काम किया। लेकिन अगर आप किचन में और फ्रीज एक छोर से दूसरे छोर पर रखती तो यहाँ से वहाँ जाने में क्या होगा? समय का दुरुपयोग होगा। ये एक ऐसा कार्य किया जाए जिसमें क्या हो? समय की बचत हो। गृहिणी में क्या क्या गुण होने चाहिए देख लीजिए। सफल एवं सुखी पारिवारिक जीवन के लिए गृहिणी में गुणों पर निर्भर करता है। यद्यपि यह गृहिणी का कर्तव्य है कि गृह की सामान्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए, परंतु इसके साथ साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होना चाहिए। परिवार की सफलता तथा सदस्यों का कल्याण गृह व्यवस्था पर निर्भर करता है। गृह को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए गृहिणी के लिए निम्न गुणों का होना आवश्यक है। देख लीजिए कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। तो गृहिणी में बुद्धिमान होनी चाहिए। बुद्धिमान होना सबसे ज़रूरी है। ठीक है। उससे क्या होगा? बुद्धिमान है तो वो क्या करेगी? हर एक प्रकार के जो समय, मतलब जिस समय में जो भी समय आएगा उसमें क्या है, उससे वो आगे निकलने में उसको वो बुद्धिमानी सरलता से क्या करेगी? आगे निकल जाएगी। बुद्धिमान है अगर चीज़ों को याद रखने का उसका मतलब पावर अच्छा है, चीज़ों को मतलब तो वो परेशान नहीं होगी। कोई चीज़ जहाँ रखी उसको याद होगा। विभिन्न समस्याओं का समाधान होगा। उत्साहित होनी चाहिए। कार्य में उत्साह से करे, निराशा मन न हो, कोई काम करने में उसे उत्साही न हो। कल्पनाशील होनी चाहिए। उत्तम गृह व्यवस्था के लिए गृहिणी में कल्पनाशीलता होनी चाहिए। इस गुण का उपयोग करके वह अपने घर की साज सज्जा आकर्षण एवं रुचिकर ढंग से करेगी। अपनी कल्पना का तरह तरह से उपयोग करके नई नई कल्पनात्मक व अनोखी वस्तुओं को बना सकेगी। नंबर 4 है सहानुभूति युक्त एवं कोमल। गृहिणी को परिवार के अन्य सदस्यों से कोमल एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस गुण से वह दूसरों से सामंजस्य आसानी से कर लेगी। अगला है न्यायप्रिय। सही बात है, होना चाहिए। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। चीज़ों का उपयोग करने का तरीका हो, ये नहीं कि हर चीज़ को फेंक दे। जैसे शिल्पकला, पेंटिंग क्या होता है? बॉक्स वगैरह का यूज़ करना, मतलब उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये अच्छा गुण है एक गृहिणी के अंदर। स्वयं पर नियंत्रण हो, चिड़चिड़ाहट ना हो, तनाव ज़्यादा ना लेती हो। ठीक है। अपनी भाषा पे, अपनी चीज़ों पे क्या उसको नियंत्रण हो, साधन संपन्न हो। पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उसे साधन संपन्न होना चाहिए। भविष्य के लिए उसे कुछ धन बचाकर रखना चाहिए ताकि बीमारी या अन्य अचानक आए खर्चों में उस साधन का उपयोग कर सके। और क्या है? धन सबसे बड़ा भौतिक साधन है। बातचीत करने की योग्यता हो। गृहिणी में परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत करने की योग्यता होनी चाहिए। वह अपनी योजना, विचार, रुचि, पसंद आदि की बातचीत के द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों को बता सकती है तथा उसके विचारों को जान सकती है। इस प्रकार परिवार में होने वाली विशेष अवसर के कार्यक्रम बातचीत के द्वारा तय किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ गृहिणी में कुशल संचालनकर्ता, सफल निर्देशिका आदि भी गुण होने आवश्यक हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप देख लीजिए। नंबर 1, गृह व्यवस्था की परिभाषा। गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन गृह व्यवस्था के प्रमुख सोपान हैं। गृह व्यवस्था के उद्देश्य आपको पता है, मैं बता चुकी। भौतिक साधन, मानवीय साधन, सार्वजनिक साधन के बारे में बता चुकी। ठीक है। सार्वजनिक साधन के अंतर्गत क्या आते हैं? जो चीज़ें सभी लोग यूज़ करते हैं, जिसके लिए क्या होता है, आपको पैसा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको कोई मतलब पार्क है जैसे सभी यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये नहीं है कि आपको क्या स्पेशली पैसा देना पड़ेगा। गृह व्यवस्था के सिद्धांत आपको पता है। गृह कार्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का और श्रम का और क्या अवकाश में मनोरंजन के सिद्धांत। कितने सिद्धांत? 4। घर की बनावट का उपयुक्त स्थिति, पारिवारिक आय, आधुनिक यंत्र, उसका भौतिक साधन किस पे असर करता है, मतलब उसकी घर की बनावट, उसकी स्थिति, पारिवारिक आय, आधुनिक यंत्र एवं उपकरण भौतिक साधन है। परिवार के सदस्यों की संख्या, रुचि, व्यवहार, मनोवृत्ति, ज्ञान व प्रवृत्ति आदि मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर क्या होता है? फिनिश होता है। कल मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी नया। आप देख सकते हो वो चैप्टर क्या है। तो वो चैप्टर है गृह कार्य व्यवस्था, होम वर्क मैनेजमेंट। ठीक है। तो कल मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए
आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। और जो मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखने के लिए, अपना मूल्यवान समय निकालने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।